नमस्कार। आज की बात में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज की बात के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा। शिक्षा कई तरह की होती है। किताबी शिक्षा, कामकाजी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा। और शिक्षा के अलग अलग आयाम व्यक्ति के जीवन में क्या क्या भूमिका निभाते हैं, मौजूदा शिक्षा प्रणाली में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, या फिर क्या क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जिसके दम पर मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली देश भर में और विश्व भर में एक पहचान अपनी बना पा रही है। इसी पर आज हम इस खास कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास, बहुत ही उम्दा शख्सियत मौजूद है। स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। प्रोफेसर तिवारी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक भी हैं, साथ ही साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के वाइस चांसलर, उपकुलपति भी हैं और साथ ही साथ एक शिक्षाविद भी हैं। ऐसे शिक्षाविद जो न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी शिक्षा के ऊपर अलग अलग शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी योगदान इनका रहा है। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, भारतीय शिक्षा प्रणाली की आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। एक आम अवधारणा ये है कि शिक्षा का मतलब, अगर हिंदुस्तान की मानसिकता की मैं बात करूं, लोगों की पढ़ाई शुरू होती है और मकसद ये माना जाता है कि पढ़ाई का मकसद एक नौकरी है, नौकरी का मकसद पैसा है, पैसे का मकसद परिवार को चलाना है। लेकिन शिक्षा के आयाम और भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे व्यावहारिक हो चाहे नैतिक हो। आज की जो शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा के अलग अलग आयामों में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है या आने वाले वक्त में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम है, इसी से हम शुरुआत करेंगे। इस पर आपकी राय। जी, शिक्षा का महत्व, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में शिक्षा के महत्व को समझाया। उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं, मैं केवल एक कोटेशन की चर्चा करना चाहूँगा, जहाँ पर उन्होंने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। आदमियों में, मानवों में जो गुण अंतर्निहित हैं उनको बाहर लाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, जैसा आपने कहा जी। ये और बहुत सारे हमारे फिलासफर्स ने शिक्षा के महत्व को समझाया है। आज की परिस्थिति में यदि हम शिक्षा के महत्व को देखें तो शिक्षा तीन चीज़ों की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए की जाती है। एक है आर्थिक पूर्ति, आर्थिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था, परिवार की आर्थिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक व्यवस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था, इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए शिक्षा एक पहलू ये है शिक्षा का। दूसरा है समाज में, जो सामाजिक निर्माण में भूमिका का निर्वहन करने के लिए शिक्षा देना, अपने युवाओं को तैयार करना। जी। समाज की संरचना बदलती है, समाज में नए नए परंपराओं का जन्म होता है, उनका विश्लेषण करना, वो परंपराएं कितना सही हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण में वो परंपराएं कितना महत्व है उनका, इनकी एनालिसिस करना और समाज को एक नई दशा और दिशा देने के लिए इंटेलेक्चुअल्स तैयार करना, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि कुछ समाज की जो फिलासफिकल फाउंडेशंस हैं, जैसे कि हमारे आदि शंकराचार्य ने दिया, जैसे स्वामी विवेकानंद ने दिया और बहुत सारे महापुरुष हैं, तो फिलासफिकल फाउंडेशन के लिए जिस तरह की इंटेलेक्ट की आवश्यकता होती है, उस तरह के इंटेलेक्ट को तैयार करना, ये है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये मानता है, अब ये मानता ये धीरे धीरे अभी बदल रही है। जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया, इस शिक्षा नीति के बारे में ये कहा जाता है कि यह भारत केंद्रित है, पहला, और दूसरा ये लर्नर सेंट्रिक है, जो सीखने वाले हैं। अब विद्यार्थियों को हम सीखने वाला बोलते हैं, लर्नर्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो सीखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जी। विद्यार्थी या कि छात्र, जब हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो पढ़ते हैं, लेकिन अब पढ़ने का ज़माना है नहीं, अब सीखने का ज़माना है। तो उनको, इसलिए हम उनको लर्नर्स कहते हैं। तो लर्नर सीखने वालों की जो आवश्यकताएं हैं,
वो किस वातावरण में अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, सीखने की गति क्या होनी चाहिए, सीखने की दिशा क्या होनी चाहिए, और सीखने वालों को एक फ्रीडम, उसको एक निश्चित ढांचे में ढाल करके शिक्षा नहीं देना, और उसकी सीखने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके लिए बहुत सारे प्रावधान निहित हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये लर्नर सेंट्रिक है, यह भारत सेंट्रिक है, क्योंकि इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का विवरण है। पहला है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य जो सार्वभौमिक है, उन जीवन मूल्यों को कैसे युवाओं में उनका विकास कैसे करना। आज हम देखें कि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो वसुधैव कुटुंबकम से जिसकी यात्रा, हमारी सभ्यता की यात्रा वसुधैव कुटुंबकम से शुरू हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः आया, और बहुत सारी अवधारणाएं आईं जो केवल भारतीयों के लिए ही कल्याणकारी न हो, शुभकारी न हो, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए, और मानव समाज के साथ साथ चराचर जगत में जितने अवयव हैं, लिविंग नॉन लिविंग वर्ल्ड के जितने भी कंपोनेंट हैं, सभी को संरक्षित रखना, ये हमारी सभ्यता के मूल मंत्र रहे हैं। तो इन मूल मंत्रों को कैसे पुनर्स्थापित करना अपने युवाओं में, इस हेतु इस शिक्षा नीति में बहुत सारे सुधार निहित हैं। उसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की पढ़ाई करना, और इसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, तो ये दो चीज़ें, और हम बच्चे को जो सिखाएं वो हमारे भारतीय परिदृश्य में, इंडियन कंटेक्स्ट में, हमारे लोकल कंटेक्स्ट में वो हितकारी है कि नहीं, इसको जांचना परखना, ये सब चीज़ें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित है। इसलिए यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हैं तो हम जिस तरह का वांछित परिवर्तन अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति में लाना चाहते हैं वो अवश्य आएगी। ठीक है, सरकारों की तरफ से योगदान, एफर्ट्स जो हैं वो आप मानते हैं कि काफ़ी हैं? क्योंकि अगर हम आर्थिक योगदान की बात करें, पिछले बजट में 4.3% जो जीडीपी का परसेंटेज है शिक्षा की तरफ सरकार की तरफ से रुझान रहा है। नई शिक्षा नीति उसको थोड़ा मांगती है कि 6 से 7% के आसपास रहना चाहिए। सरकार की तरफ से आप देखते हैं कि उतना संघर्ष और उतना ध्यान उस तरफ दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति को अगर हम कंसिडर करते हुए चलें तो? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। हम अपनी भारतीय जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल पद्धति जिसको हम जानते हैं, तो हम देखेंगे कि वो समाज पोषित शिक्षा व्यवस्था थी जी। उसकी फंडिंग समाज करता था, सरकार नहीं करती थी। बिल्कुल। हमारे जीवन का कोई भी आप पहलू ले लीजिए, वो समाज ही स्वयं व्यवस्था करता था। समाज किसी राजा की तरफ हाथ फैला के नहीं देखता था किसी भी चीज़ के लिए, बल्कि टैक्स दे करके जो राजा का जो कोष है उसको बढ़ाता था। तो हमारी पूरी सभ्यता की शुरुआत आप देख लें कि वो सभी व्यवस्थाएं वो समाज पोषित व्यवस्था थी। लेकिन जब से हम इस व्यवस्था को तोड़े तो हम हर एक चीज़ के लिए सरकार के पिछलग्गू बन गए हैं। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अवश्य ही ये सुझाव दिया है कि शिक्षा क्षेत्र में कम से कम जीडीपी का 6% लगाया जाए। लेकिन आप देखें कि भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है। हर एक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जीडीपी का 6, 7, 8, 10% लगाएंगे। लेकिन बात यह है कि इसके लिए धनराशि कहाँ से आएगी, ये एक है। इसलिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के पहले जो जीडीपी का 3% या उससे कम शिक्षा में था। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है क्रमशः, जैसे जैसे देश की आर्थिक उन्नति बढ़ रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
जो कौशल विकास पर, स्किल डेवलपमेंट पर जो फोकस है, एंटरप्रेन्योरशिप पर जो फोकस है, इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। आप देखें कि आज से 5 साल पहले हमारे देश में एक भी यूनिकॉर्न नहीं था। अभी यूनिकॉर्न की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, पाश्चात्य देशों की तुलना में कम है। लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम अभी बना है, ये, और इसमें सरकार की जो, देखिए, एजुकेशन की बहुत सारी एक्सिलरी फील्ड है। हम केवल इतना मानते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो धनराशि योगदान सरकार दे रही है उसी को हम मानते हैं। हाँ। लेकिन अभी देखिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट खुली, उसके बजट को हम इसमें नहीं काउंट कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं मानव संसाधन जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके बाहर की द्वारा भी संचालित होती हैं। जैसे रेलवे यूनिवर्सिटी है, वो रेलवे के बजट से जाती है। जैसे नालंदा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के बजट से जाती है। एक शिपिंग से रिलेटेड विश्वविद्यालय है, वो दूसरी मिनिस्ट्री से जाता है। तो जो स्कैटर्ड बजट है इधर से उधर का, उसको हम पूल करें और फिर देखें कि कितना जीडीपी का वो परसेंटेज है। तो ये, और इसके अलावा आप देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उसका रिसर्च के लिए कितना बजट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उसका बजट नहीं काउंट होता है। तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करती है, उसका बजट है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो रिसर्च की फंडिंग की करती है, रिसर्च इज आल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। और इसके अलावा और जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल टोटल हम सबको, तो बहुत और ज़्यादा इसके बनता है। लिए अभी जो ये अनुसंधान ये आया है, NRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसलिए है कि इन सारों बजटों को पूल करके, और एक जगह जनता तो एक जगह का जो राशि है उसको ज़्यादा मानेगी। बिल्कुल। तो उसके लिए ये संस्थान और इसको फोकस करने के हाँ, लिए स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। स्किल डेवलपमेंट कैसे एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए उत्थान का जरिया बन सकता है, खासकर युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो शिक्षा है वो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो इस मौजूदा दौर में आया है, खासकर पढ़ाई का एक पार्ट बन के। तो आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एजुकेशन में, और साथ ही साथ कंट्री के पुनर्निर्माण में एक तरह से? देखिए, क्षमा करिएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि स्किल का नया कंसेप्ट आया है। इसलिए कि गुरुकुलों में 16 विषय और 64 कलाएं, स्किल 64 क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट गुरुकुलों में होता था। तो हमारे लिए नया कंसेप्ट है ये, ऐसा नहीं। भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हमारी संस्कृति में, हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत पुराना ये कंसेप्ट है। जीवन में जिस तरह की स्किल्स की, कला कौशल की आवश्यकता होती है तो सभी सिखाई जाती थी। जब ये मैकॉलियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया, जो हमारे गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को तहस नहस किया, और उसका दुष्प्रभाव देखने को हमें मिला कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो रोजगार से डिस्कनेक्ट हो गई, वो समाज में जो आवश्यकताएं हैं उससे डिस्कनेक्ट हो गई, और अन्य आवश्यकताएं जीवन के पहलू में जो थी उससे वो डिस्कनेक्ट हो गई, और हम बहुत पीछे चले गए हर एक क्षेत्र में। लेकिन हमारा मूल स्वभाव तो अग्रणी रहा है हर एक क्षेत्र में। आप देखें कि हमारे यहाँ इतने प्राचीन विश्वविद्यालय थे जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही बोल रही है कि अपने विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की संख्या को बढ़ाना। हमारे देश में जो अच्छे संस्थान हैं, जैसे आपने बोला कि कुछ संस्थान टॉप 200 में है, इन संस्थानों का कैंपस बाहर खोलना, और 2-3 IITs ने कैंपस बाहर ऑलरेडी खोल लिया है, इसकी संख्या और बढ़ाना। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में, जो हमारा पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें आज करीब 55 स्टूडेंट 21 विभिन्न देशों से पढ़ रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसको और ज़्यादा बढ़ाना, अभी सिंबॉलिक है, इसको और ज़्यादा बढ़ाना। स्किल डेवलपमेंट देखिए,
जब हम मकौले सिस्टम ऑफ एजुकेशन से अपने युवाओं को प्रशिक्षण शुरू किए तो स्किल गैप, इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच स्किल गैप शुरू हो गया। और जिस तरह की केवल इंडस्ट्री में ही नहीं, जिस तरह की स्किल्स की इंडस्ट्री में आवश्यकता है उस तरह की स्किल्स हम अपने युवाओं में नहीं डेवलप कर पाए। जिस तरह की स्किल समाज में समाज को आवश्यकता है उस तरह की स्किल हम नहीं कर पाए। जिस तरह की स्किल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में, उस तरह की स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाए और इसीलिए हम इतना पीछे, आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत पीछे पिछड़ गए। अब इसमें बहुत सारे प्रयास, एक अलग से मिनिस्ट्री ही बन गई है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक स्कीम चलाई आज से 4 वर्ष पूर्व, जिसको बोलते हैं निधि ITBI। ये इंक्यूबेटर है। इस इंक्यूबेटर में जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उनको प्रूफ किया जाता है कि ये टेंजिबल हैं कि नहीं, व्यावहारिक हैं कि नहीं, व्यावहारिक है कि नहीं। तो और फिर सर्टिफिकेशन किया जाता है कि ये आइडिया व्यावहारिक है। इस आइडिया से हम स्टार्टअप शुरू हो सकता है। तो करीब 15-20 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी DST ने इस इंक्यूबेटर को सेटअप करने के लिए पैसा दिया, धनराशि दी। जहाँ हमारे विश्वविद्यालय के लिए 5 करोड़ रुपए मिला जी। अब 3 बिजनेस आइडियाज वहाँ सिद्ध हुई और 2 में अभी 2-3 महीने के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो रहा है जी। तो वो स्टार्टअप है। तो इस तरीके से और सारे विश्वविद्यालयों में हो रहा है। ठीक। तो ये, और पढ़ाई में भी देखिए इसकी कहानी शुरू होती है कि हम किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब हम कोई अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अभी आप देखिए कि पूरी संरचना बदल गई है एजुकेशन की। इसमें जैसा हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो चौथा सेमेस्टर जो है वो पूरा स्किल बेस्ड हो गया। उसमें इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप का मतलब कि विद्यार्थी, पहले केवल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी इंटर्नशिप करने जाते थे, अब BA, BSc, MA, MSc सभी के विद्यार्थी जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं उनके भी विद्यार्थी इंटर्नशिप करते हैं, उनके भी विद्यार्थी रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके भी विद्यार्थी डिजर्टेशन करते हैं। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, अनुभव जनित शिक्षा, कि जो हम सीख रहे हैं उसको करके देखें, तो उससे स्किल डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से इस तरह की नई शिक्षा व्यवस्था बन रही है जो कि स्किल डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ चरित्र निर्माण और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहयोगी हो। ठीक है, उच्च शिक्षा की आप बात कर रहे हैं। खुद आप UGC और NAC जैसे संस्थाओं के कार्यकारी परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आपके आ चुके हैं। उच्च शिक्षा को आपने करीब से देखा है, खुद इसका आप हिस्सा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया 200 जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उसमें भारत के भी कुछ संस्थान, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास जो हैं वो आप किस दिशा में आपको लग रहा है कि कमी कहाँ पर रह रही है? चाहे वो व्यवस्था के तौर पर हों, सत्ता के तौर पर हों, संस्थानों के तौर पर हों, शिक्षा की गुणवत्ता के तौर पर हों। मतलब ऐसा क्या किया जा सकता है कि भविष्य में जो संस्थानों की संख्या है वैश्विक रूप से, भारतीय संस्थानों की, अग्रणी संस्थानों में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संस्थानों की गिनती हो सके? देखिए, जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है उसमें 5 पैरामीटर हैं। उसमें से जो 2 पैरामीटर हैं वो हमारे यहाँ के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा। उसमें एक, जिसमें 100 में से 20 नंबर हैं, एक पैरामीटर है कि हमारे विश्वविद्यालयों में विदेश की फैकल्टी कितनी है। ओके। तो ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। हाँ, विदेशी फैकल्टी को कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हायर कर रही हैं। लेकिन मतलब रैंकिंग डिसाइड करते वक्त वो ये लोग भी ये चीज़ देखते हैं 20 नंबर, 100 में से 20 नंबर इस बात का है कि विदेशी फैकल्टी है कि नहीं, फैकल्टी चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कितनी है। ओके। तो इसमें हम मार खा जा रहे हैं। हाँ। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि परसेप्शन कैसा, ग्लोबल परसेप्शन। हाँ। अब चूंकि हमारे यहाँ फॉरेन फैकल्टी नहीं है, हमारे यहाँ फॉरेन के स्टूडेंट्स नहीं हैं, फॉरेन के रिसर्च स्कॉलर्स नहीं हैं, तो ग्लोबल परसेप्शन में भी हम मात खा जाते हैं। तो इन 5 में से 2 में हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाता है। तो बाकी में हम अच्छा कर रहे हैं, सुधार की आवश्यकता है वहाँ भी, लेकिन इन 2 में हम बहुत पीछे रह जाते हैं।
इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय, इवन आईटीज भी, वहाँ भी फॉरेन फैकल्टी की संख्या बहुत कम है। तो इसलिए वो भी आईटीज भी, आईसर्स भी, जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी टॉप 100 में नहीं आ पा रहे हैं इन दो मुख्य वजह से। तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। और जैसा कि स्किल डेवलपमेंट और जो 21st सेंचुरी ग्लोबल स्किल्स जिसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है, इसको हमें इसमें जरूर लाना पड़ेगा। अब यदि आप कहें तो मैं इसको और थोड़ा आगे इस डिस्कशन को ले जाऊं। हाँ। देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन समाज से आता है। आप अपना इतिहास देख के चलें तो जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसमें समाज मेन ड्राइविंग फोर्स रहा है। सरकार का दायित्व है, उत्तरदायित्व है, सरकार को करना चाहिए, लेकिन समाज को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे कि जो अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, NCRF, इसमें हमारे जितने वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज, उसके कई लेवल्स हैं जो आईटीज में होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इसको हम प्रोग्राम के साथ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें जिससे वोकेशनल कोर्सेज का और ट्रेडिशनल कोर्सेज का ब्लेंडिंग हो जाए, और स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है उस तरह की शिक्षा हम अपने युवाओं को और इसका पूरा स्कोप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है। इसमें रखा और गया आने है। वाले वक्त में उम्मीद ये है कि इसका जो असर है, परिणाम है, वो भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन ये जो तमाम आयाम शिक्षा के आपने और भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में जो विचार साझा किए हैं, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि मौजूदा शिक्षा नीति हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उससे मेल खाए और उसकी तरफ हम वापसी करें, ताकि एक विश्व शक्ति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम भारत का वो प्रतिनिधित्व बन पाए, दिख पाए, जो किसी दौर में हुआ करता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने अमूल्य विचारों से आपने हमारे दर्शकों को अवगत करवाया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की बात के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।